सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पवनप्रीत कौर फ्रॉम पर्ल होम्यो क्लासेस। आज अपने AIPJ 2025 एग्जाम को कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ 36 डेज जो है रह गए हैं। तो आज मैं 5th वीडियो अपलोड करूंगी अपने 40 डेज सीरीज की, जो AIPJ 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे रिलेटेड। तो आज अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं AIPJ 2025 में पढ़ेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। माइस्थीनिया ग्रेविस है क्योंकि तुमने देखा होगा डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन जो है इससे देखने को मिलते हैं। इसकी एटियोलॉजी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके एसोसिएशन रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन इसके सिम्टम्स, और लास्ट फिर जो इसका डायग्नोस्टिक पार्ट है। तो चारों ही पार्ट जो अपने पैथोलॉजी में या POM में पढ़ते हैं किसी भी डिजीज के, इसके उन चारों ही पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो अपने सारे ही पार्ट्स देखेंगे इसकी एटियोलॉजी से, इसकी जो बैकग्राउंड से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इसके सिम्टम्स से कौन से, और इसके एंटीबॉडी रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले माइस्थीनिया ग्रेविस तो एक इसकी डिजीज है, मसल्स की डिजीज है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब ना मायोन्यूरल जंक्शन आता है वहां पे गड़बड़ी जो रहती है माइस्थीनिया ग्रेविस में। मायोन्यूरल जंक्शन पे क्या रहती है, तो अपने को पता है सबसे पहले मायोन्यूरल जंक्शन पे होता क्या है, जहां पे मसल्स और न्यूरॉन का जो जंक्शन बन रहा है वहां पे क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम पहले पाउचेस पड़े रहते हैं। यहाँ से क्या होता है, जब कैल्शियम रिलीज होता है प्री सिनेप्टिक एरिया में, ये सिनेप्सिस वाला एरिया हो गया, मतलब जहां पे क्या हो रहा है, मसल एंड न्यूरॉन का, मसल एंड नर्व का मीटअप हो रहा है, उसके बीच में जो गैप है उसको अपने क्या बोल रहे हैं, सिनेप्सिस। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वाली साइड में अभी पहले क्या होता है कि कैल्शियम पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। जब ये कैल्शियम रिलीज होएगा तो यहाँ पे जो एसिटिल कोलिन प्रेजेंट है, जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन यहाँ पे मैसेंजर जो प्रेजेंट है, जब इसको ये कैल्शियम का इन्फ्लुएंस मिलता है तब ये क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे रिलीज होता है, सिनेप्सिस वाले एरिया में इस न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है। अब मसल्स को अगर यहाँ पे इसको यूज करना है एसिटिल कोलिन को, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं क्या, एसिटिल कोलिन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिकली जो माइस्थीनिया ग्रेविस में गड़बड़ी रहती है, कॉज रहता है, वो क्या रहता है, इन एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है। इसका मतलब माइस्थीनिया ग्रेविस किस टाइप की डिजीज है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें अपने को क्या देखने को मिलता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स एट मायोन्यूरल जंक्शन। इसी डिजीज का अपने दूसरा एक डेरिवेट पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, इस कैल्शियम जो पाउच है, ये कैल्शियम रिलीज के खिलाफ क्या हो जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, इसके उस वेरिएंट को क्या बोलते हैं, लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम, जो कि इसमें देखने को मिलता है लैम्बर्ट ईयरटन सिंड्रोम, जिसमें बेसिक इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी अपने पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लैम्बर्ट ईयरटन सिंड्रोम में किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, प्री सिनेप्टिक रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन के लिए एंटीबॉडी यहाँ पे बनती है। लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस में किस चीज के लिए एंटीबॉडी बनती है, यहाँ पे बनती है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स के लिए एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, तो अब अपने पढ़ेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में पहले, देन लास्ट में अपने लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम से रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा माइस्थीनिया ग्रेविस में जो कॉज रह रहा है वो क्या है, दैट इज एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, उसके लिए अपने को क्या देखने को मिल रही है, एंटीबॉडी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एसिटिल कोलिन का जो फंक्शन है वो अपने को नहीं परफॉर्म कर पाएगा। एसिटिल कोलिन को जो मैसेज मसल्स को देना था वो मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से अपने को क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, मस्कुलर वीकनेस में भी अगर अपने पेशेंट में स्टिमुलस भी देते हैं, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि आफ्टर रिपीटेड स्टिमुलस माइस्थीनिया ग्रेविस के केसेस में इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स होता है या फिर डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स होता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के जो केसेस है वो एक्सरसाइज से इंक्रीज होते हैं, एक्सरसाइज से इनका एग्रावेशन होता है, एंड रेस्ट से इन पेशेंट्स को क्या मिलता है, अम्बुलेशन मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जस्ट अपोजिट अपने को किसमें देखने को मिलता है, इसका जो दूसरा वेरिएंट है लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम में,
जिसको एक्सरसाइज से अच्छा लगता है, मतलब अगर उसमें अपने नर्व स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो उसमें कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स रहेगा। बट इसमें आफ्टर नर्व स्टिमुलेशन कैसा रिस्पॉन्स रहता है, डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स रहता है आफ्टर नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, क्योंकि कितना भी अपने नर्व स्टिमुलेशन दे दे, एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर ही जब काम नहीं कर रहे हैं तो अलग से भी अगर अपने एसिटिल कोलिन दे रहे हैं या फिर नर्व स्टिमुलेशन दे रहे हैं, पेशेंट में अपने को मसल्स में वीकनेस ही देखने को मिलेगी। मस्कुलर वीकनेस से इसका एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी मसल्स की वीकनेस देखने को मिलती है, या फिर सबसे पहले कौन सी मसल्स की वीकनेस होगी। तो सबसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलती है माइस्थेनिया ग्रेविस के केसेस में, क्रेनियोफेशियल मसल की। क्रेनियोफेशियल वाले एरिया में, जो फेस वाले एरिया में, हेड नेक वाले एरिया में जो मसल्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा एंड फर्स्ट वीकनेस अपने को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम बन जाता है वो क्या बनता है, डिप्लोपिया एंड टॉसिस। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम अपने को माइस्थेनिया ग्रेविस के केसेस में क्या देखने को मिलता है, तो अपने को क्या देखने को मिलता है, डिप्लोपिया एंड टॉसिस देखने को मिलता है। तो यहां से तुम क्रेन वो भी देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो अफेक्ट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, आई के एरिया में आ रहा है। तो आई से रिलेटेड कौन कौन सी नर्व्स होती हैं उसका डैमेज सबसे ज्यादा माइस्थेनिया ग्रेविस में, उन एरिया में, उन नर्व्स के मायोन्यूरल जंक्शन में सबसे ज्यादा अपने को डैमेज देखने को मिलेगा। तो आईज में जितनी भी अपनी आईज की मसल है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, अपने को पता है जो कौन सी होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है। इसका एक्सेप्शन क्या है, दैट इज SO4LR6। इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी जितनी भी ऑक्यूलर मसल्स होती हैं उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, थर्ड क्रेनियल नर्व, एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक मसल जिसको कि फोर्थ क्रेनियल नर्व यानी कि ट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई करेगी, एंड लेटरल ट्रैक्टस मसल जिसको कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व यानी कि एब्डुसेंट नर्व जो है वो इसको सप्लाई करेगी। तो इसका मतलब इसमें थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व, और उसके साथ साथ में क्रेनियोफेशियल एरिया में कौन सी नर्व की मेन सप्लाई रहती है, सेवंथ फेशियल क्रेनियल नर्व की सप्लाई सबसे ज्यादा रहती है। तो इन चार, ये भी अभी रिसेंट में किसी उसमें पीएससी में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा माइस्थेनिया ग्रेविस के केसेस में होता है। तो इसको तुम यहीं से याद रख सकते हो क्योंकि इसमें क्रेनियोफेशियल एरिया का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आई वाले पोर्शन से भी ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि कभी पूछ लेंगे लेटरल रेक्टस को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, कभी पूछ लेते हैं सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सी सप्लाई करती है, या फिर इंफीरियर ऑब्लिक, मिडल रेक्टस, किसी भी मसल, बाकी इसके अलावा किसी का भी पूछेंगे तो उसको कौन सी करेगी, थर्ड क्रेनियल नर्व। इस वाले टॉपिक में मेरे प्रीवियस में एक वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें मैंने बेसिकली आई मसल एंड टंग मसल्स के बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है क्योंकि उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है, तो तुम वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट अब अपने मस्कुलर वीकनेस में सेकंड मस्कुलर वीकनेस देखेंगे, किसमें देखने को मिलती है, लिम्स में देखने को मिलती है। लिम्स में दो ही चीजें याद रखनी है, 85% केसेस में लिम्स में वीकनेस हो सकती है, एंड लिम्स में भी जो वीकनेस होगी किस टाइप की होगी, प्रॉक्सिमल वीकनेस देखने को मिलती है। प्रॉक्सिमल प्लस सिमेट्रिकल। प्रॉक्सिमल मतलब प्रॉक्सिमल वाले एरिया से शुरू होकर वीकनेस डिस्टल एरिया की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट इज लास्ट, रेस्पिरेटरी मसल्स में भी वीकनेस हो सकती है, बट रेस्पिरेटरी मसल्स में वीकनेस लेट स्टेज में जाके आती है एंड ये फैटल भी हो सकता है पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी जनरल बातों से। नेक्स्ट इज माइस्थेनिया ग्रेविस जो है कौन कौन से डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है, तो इट कैन बी एसोसिएटेड विद, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थायमिक एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ड थायमिक एबनॉर्मलिटीज का यूज कर रही हूँ, कहीं पे तुम सिर्फ थायोमायोमा ही लिखा रहता है, बट एक जगह प्रीवियस ईयर में अगर देखोगे तुम पीवाईक्यूज करोगे तो वहां पे क्वेश्चन में क्या था, थायमिक हाइपरप्लेजिया मोर करेक्ट आंसर गया था रेदर देन थायोमायोमा। तो थायमिक हाइपरप्लेजिया के साथ एंड थायोमायोमा के साथ इसका एसोसिएशन रहता है।
मोस्ट कॉमन जो तुम याद रखोगे थायमिक हाइपरप्लेजिया के साथ, बट कई बार ऑप्शंस में ऐसा देखा गया है कि जहां पे ये ऑप्शन में नहीं होता तब मोस्ट करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, थायोमायोमा। अगर दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है तो गो फॉर थायमिक हाइपरप्लेजिया, जिसका कि मोस्ट कॉमन एसोसिएशन देखने को मिलता है किसके साथ, मायस्थेनिया ग्रेविस के साथ। इसके लास्ट में अपने थायोमायोमा के साथ भी कौन कौन सी डिजीजेस एसोसिएटेड होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन क्या होता है, मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, ये भी अपने पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें तुम्हें याद रखनी है कि मायस्थेनिया ग्रेविस के साथ कौन कौन सी डिजीज एसोसिएटेड है। तो उसमें मोस्ट कॉमन होती है थायमिक एब्नॉर्मेलिटी, थायमिक एब्नॉर्मेलिटीज में भी मोस्ट कॉमन होता है थायमिक हाइपरप्लेजिया, सेकंड मोस्ट कॉमन इज थायोमायोमा। नेक्स्ट, थायोमायोमा के साथ कौन कौन सी डिजीजेस एसोसिएटेड हो सकती हैं, तो उसके लिए मोस्ट कॉमन कौन सी है, मायस्थेनिया ग्रेविस ही है। थायोमायोमा मोस्ट कॉमनली मायस्थेनिया ग्रेविस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा मायस्थेनिया ग्रेविस कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज अगर किसी पर्सन में हो रही है उसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। जितनी भी तुमने ऑटो इम्यून डिजीजेस पढ़ी है उनके साथ में, चाहे वो एसएलई हो, जो भी अपने ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ते हैं उन सबके साथ एसोसिएशन हो सकता है किसका, मायस्थेनिया ग्रेविस का। चलो थायोमायोमा वाला अपने यहीं पे कर लेते हैं। थायोमायोमा मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है किसके साथ, मायस्थेनिया ग्रेविस के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस में तुम्हें देखने को मिलेगा दैट इज प्योर रेड सेल एप्लेजिया। प्योर रेड सेल एप्लेजिया के साथ भी थायोमायोमा का एसोसिएशन देखने को मिलता है। एंड हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया, हाइपोगामा ग्लोबिन मतलब ग्लोबुलिन में भी अगर गामा ग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी ब्लड में देखने को मिलती है तो उसके साथ थायोमायोमा के साथ एसोसिएशन हो सकता है उसका। प्लस उसके साथ में कुशिंग डिजीज एंड ग्रेव्स डिजीज का भी एसोसिएशन जो है थायोमायोमा के साथ देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही डिजीजेस के अपने एसोसिएशन देखे कि ये किस किस के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब अपने लिए यहाँ से है दैट इज कौन कौन से डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से इसके टेस्ट होते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है इसके लिए दैट इज एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। ये इसके लिए क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट का भी यहां से क्वेश्चन आता है तो दैट इज सिंगल फाइबर ईएमजी टेस्ट। सिंगल फाइबर ईएमजी टेस्ट, इसकी 99% सेंसिटिविटी होती है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखना। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर मायस्थेनिया ग्रेविस दैट इज, क्योंकि स्पेसिफिसिटी उस डिजीज की अपने को किससे पता लगेगी, एंटीबॉडी जब बनेंगे एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ। तो ये मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए। एंड मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इज 99% जिसकी सेंसिटिविटी होती है सिंगल फाइबर ईएमजी टेस्ट। इसके अलावा दो टेस्ट और करते हैं इसके लिए, टेंसिलियन एंडरोफोनियम टेस्ट। इसका सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया था टेंसिलिनॉन एंड्रोफोनियम टेस्ट का, कि कौन से डिजीज के लिए करा जाता है। तो टेंसिलिनॉन एंड्रोफोनियम टेस्ट भी किसके लिए करते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए ही करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट, जो अपने करके देख सकते हैं, जो अपनों ने पढ़ा। इससे अपने को बेसिकली लैम्बर्टन-ईयरटन सिंड्रोम एंड मायस्थेनिया ग्रेविस के बीच में डिफरेंस पता लगेगा, क्योंकि नर्व स्टिमुलेशन से मायस्थेनिया ग्रेविस में डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स आते हैं एंड लैम्बर्टन-ईयरटन सिंड्रोम के केसेस में इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स आते हैं आफ्टर नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट इज एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटिल कोलिन रिसेप्टर एंड मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इज सिंगल फाइबर ईएमजी टेस्ट। इसके अलावा टेंसिलिनॉन एंड्रोफोनियम टेस्ट एंड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट जो दोनों के लिए करे जाते हैं। आजकल एक और आईस्पेक टेस्ट जो है वो भी किसके लिए करते हैं, आईस्पेक टेस्ट भी हेल्प कर सकता है किसको डायग्नोस करने के लिए, मायस्थेनिया ग्रेविस को। इसके अलावा डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है मायस्थेनिया ग्रेविस के केसेस में पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट बचा अपना लैम्बर्टन-ईयरटन सिंड्रोम। ठीक
ठीक है, जिसमें दोनों में अपने बेसिक डिफरेंस देखेंगे। मायस्थेनिया ग्रेविस जो है वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है रेदर देन मेल्स, और लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम जो है वो मेल्स में ज्यादा कॉमन है रेदर देन फीमेल्स। तो ये इसका एज का सेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एज के डिस्ट्रीब्यूशन में मायस्थेनिया ग्रेविस में अपने को बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, मतलब ये 40 to 50 ईयर एज ग्रुप के पर्सन को इन्वॉल्व करता है, या फिर 20 to 30 ईयर के एज ग्रुप के पर्सन को इन्वॉल्व करता है। लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता है, ये 30 to 50 ईयर एज ग्रुप के पर्सन को इन्वॉल्व करता है, मतलब इसका बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ लिया, मायस्थेनिया ग्रेविस में एंटीबॉडी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ बन रही है। लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम में एंटीबॉडी कैल्शियम प्रीसिनेप्टिक रिलीज ऑफ कैल्शियम के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम में। लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम का एसोसिएशन किसके साथ, कौन से डिजीज के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है, तो ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम जो है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। टेल मी इन कमेंट्स, कापलन सिंड्रोम में कौन सी दो चीजों का एसोसिएशन देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट है पेनकॉस्ट ट्यूमर में, पेनकॉस्ट ट्यूमर कौन सी डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, सिर्फ इनका एसोसिएशन बताना। जैसे लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम मायस्थेनिया ग्रेविस के जैसा ही है, लेकिन ये कौन सी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है, ये इसी का ही वेरिएंट है, बट ये किसके साथ एसोसिएटेड है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग अगर किसी पर्सन में प्रेजेंट है तो उसमें ये लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम इन सारे स्पेसिफिक फीचर्स के साथ डेवलप हो सकता है। प्लस लैम्बर्टन ईयरटन सिंड्रोम में नर्व स्टिमुलेशन का इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स जो है अपने को देखने को मिलता है। होप दिस विल हेल्प यू। इसमें अपने को कापलन एंड पेनकॉस्ट ट्यूमर का मुझे कमेंट्स में बताना, फिर इन पे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। होप दिस विल हेल्प यू। तो आज हमारे पास में 36 डेज बाकी हैं। 36 डेज भी बहुत होते हैं, तुमने जितना भी पढ़ा है, जो भी तुम, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना कि तुमने पिछले 7-8 महीने में जो भी पढ़ा है, जो भी तुम्हारे पास में नोट्स अवेलेबल हैं, जो भी तुम्हारे पास में थ्योरी अवेलेबल है, चाहे तुमने वो बुक से पढ़ी हो, चाहे तुमने अपने पर्सनल नोट्स बनाए हो, उनको सबसे पहले एक जगह पे अरेंज कर लेना, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि तुमको कौन कौन सी चीजें रिवाइज करनी है। वरना कई बार होता है कोई टॉपिक तो ऐसा होता है जो बिल्कुल ही छूट जाता है, जो तुमने पहले कभी पढ़ा हो, क्योंकि 7-8 महीने बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, हो सकता है उसको तुम दोबारा कभी देखे भी ना हो ना। तो एक बार सारा जितना भी तुम्हारे पास में मटेरियल है उसको एक जगह पे अरेंज कर लेना, ताकि तुमको उसको पढ़ने में, रिकलेक्ट करने में इजी हो। और डेली कम से कम 4-5 सब्जेक्ट को तो अभी छूना ही, मतलब ऐसा मत करना कि एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन लेके बैठे हुए हो, उससे थोड़ी टेंशन भी ज्यादा होती है और चीजें कवर भी कम होती है। इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन मेरे को ये लगता है कि आप थोड़े थोड़े टाइम स्लॉट देके कई सारे सब्जेक्ट के कई सारे टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करो, तो उससे तुम्हें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आज मैंने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े ना, और उससे टॉपिक भी जल्दी कवर होता है। प्लस पीवाईक्यू अगेन फिर से मैं बोल रही हूँ, सॉल्व करके जाना। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। होप दिस विल हेल्प यू। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो तुम लोग मुझे कमेंट्स में